हेलो एवरीवन। कल की क्लास में वी वर स्टडिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी इन मशीन लर्निंग। ठीक है। एंड एज आई टोल्ड दैट प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग आल्सो इन द डेटा साइंस एंड इट्स बीन यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में आप जो है आउटकम्स की बात कर रहे थे। ठीक है, कोई इवेंट है, वो ऑकर हुआ, तो व्हाट इज द चांस, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एंड अपने आप में ये अनसर्टेनिटी बताता है। What is the uncertainty of happening or not happening of an event? ठीक है। चाहे वो कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड आएगा या टेल आएगा, चाहे वो डाइस को रोल किया जाए, ठीक है, तो कौन सा नंबर आएगा। फाइन, सो दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटी सेज। ठीक। एंड वी वर एट अ पॉइंट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो पढ़ रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो आपके पास एक ही इवेंट की बात नहीं होती हमेशा। यू मे हैव मोर देन अ इवेंट। ठीक। तो इफ यू आर हैविंग टू इवेंट, लेट अस से टू इवेंट्स, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि इवेंट है आपके ए और बी, जिसको आप लिखते हैं पी ए बाय बी, यू विल राइट समथिंग लाइक दैट, ऐसे पी ए बाय बी। ठीक है। सो दैट विल बी equal to PA intersection B upon PB. That's what you can write with the conditional probability. And it means that B has already occurred. What is the chance that A is going to occur? That's what you calculate using conditional probability. Okay, तो इस तरीके से आप करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। वन एग्जाम्पल वी हैव सीन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, जैसे कि टू डाइस हैं, आपने रोल कराओ, एंड वी वांट द सम ऑफ द रोलिंग ऑफ टू डाइस सिक्स, जिसमें पहले पर इन द फर्स्ट डाइस यू टोल्ड दैट द नंबर will come as 4। ऑलराइट, तो ऐसा आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। एंड ठीक, ये आपने सैंपल स्पेस बनाया कि 4 पहली डाइस पर आने की सिचुएशन, मतलब जो है उसमें कितने क्या आ सकते हैं, तो ये आपका सैंपल स्पेस था। 4 टू इज समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग, ये आपको चाहिए था। और उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, क्योंकि ये आपका सैंपल स्पेस है, ये पॉसिबल है जो कि हो सकता है। ये आपको चाहिए था 4 टू, तो 6 आता टोटल, एंड 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आना चाहिए था। यदि इसी चीज को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करना होता मुझे, ठीक है, तो मैं कैसे करता, कल बताया भी था मैंने कि P intersection F, that means probability of sum is 6 and on the first dice the answer is 4। Okay, so that is 1/36, 4 2, यही है जो आप लिख रहे थे। सेम थिंग आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो। सो 1/36, 1/36 का मतलब क्या है? यू आर हैविंग 36 कॉम्बिनेशंस, दैट्स व्हाट यू कैन राइट इट डाउन। 36 कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास, 4 1 4 2 4 3 ऐसा, और 1 1 1 2 1 2, 36 कॉम्बिनेशन। तो यू आर सेलेक्टिंग वन ऑफ देम, 1/36। आउट ऑफ ऑल द 36 एक चाहिए आपको। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डाइस बीइंग 4, पहले डाइस पर 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट मींस 6 कॉम्बिनेशन है आपके पास, और जिस पर पहली डाइस पे 4 आए, तो 6/36। तो यू विल बी राइटिंग 1/36 डिवाइडेड बाय 6/36। तो ये 36 कैंसिल हुआ, द आंसर इज 1/6। ये आपका आंसर है। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने कल बताई थी, ठीक, और उसके बियॉन्ड अब अपन बात करना शुरू करेंगे। सो ऐसा है यहाँ, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन एंड explain you few more concepts related to the conditional probability। ठीक है, आपने लिखा the conditional probability is given as P A by B
इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा पड़ा हुआ है ना, कि कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं, और यूनियन में ऑल आते हैं। सो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दैट्स व्हाट यू आर राइटिंग। और आप कह रहे हो बी हो चुका है, ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में हमको बताइए। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटर्न एज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो दैट इज इक्वल टू पी ए बाय बी इंटू पी बी। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने करा होगा, तो दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। देन भाई तो आप ये भी निकाल सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ठीक। एंड चलो कोई बात नहीं, इतना तक अभी मैं करके रखता हूँ, बाद में देखेंगे इसका फर्दर क्या यूज है, क्योंकि इससे अपन बेस थ्योरम बनाएंगे, बेस थ्योरम बनाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, जस्ट अ सेकंड। हाँ सुमिता, हाँ सुमिता बोलो। हाँ गुड इवनिंग सुमिता, हाँ बोलो सुमिता। जनरेटिव है की, हाँ 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 हाँ। हेलो सर। अच्छा सारे लेक्चर्स विजिबल है किसके, आपके? आप, हेलो। हाँ एक मिनट समय दो, एक मिनट समय दो, ओके ओके जस्ट अ सेकंड। हेलो, मैं पढ़ाता हूँ, 2 मिनट है ना, जस्ट 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 मिनट, ओके। हाँ सुमित आप बोलो। हाँ 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 हाँ। आपके नहीं, आप, हाँ हाँ, आपके जो पर्सनल पढ़ रहे हैं ना वो प्राइवेट है, ये वाले विजिबल हो रहे हैं, ये ठीक है। हम्म, हाँ वो, हाँ 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 ये विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। हाँ 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 वो विजिबल है, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ ना, तो मैंने करे थे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, तो मैंने करे थे, ठीक है। तो आप पढ़ रहे थे क्या सुमिता, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे? नहीं नहीं वो अभी, वो अभी मतलब पब्लिक कुछ समय के लिए उसको मैं प्राइवेट करूँगा, ठीक है। हाँ वो टाइम कंस्टेंट के कारण मुझे अभी पब्लिक जो भी है वो देखने के लिए, बाकी आई विल मेक इट प्राइवेट, ठीक है। नहीं नहीं सुनो, गलती से नहीं हुआ है, मैं नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कल सुबह हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ऑलराइट। तो मैं क्या बता रहा था आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब हम आगे की बात करें, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बिहाफ में ही आई विल गोइंग टू मेक अ बेस थ्योरम फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका फर्दर यूज होगा, उस पर एल्गोरिदम भी बनी हुई है इन बेस थ्योरम, सो दैट विल चेक अहेड। अभी अपन उसको इतना बात नहीं कर रहा। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग एल्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्या होता है, देखिए अभी आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये कंसिडर करा, ठीक, क्या बोला आपने, टू इवेंट्स ए एंड बी, और उन्हीं के बिहाफ में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इवेंट, ये जो इवेंट्स हैं ये डिपेंडेंट हैं
या इंडिपेंडेंट है, यानी किसी के होने से क्या दूसरे को फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी आपके सामने कॉन्सेप्ट आया इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ठीक है, तो टू इवेंट्स E and F आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज P into PF, that is the product of their मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। और यहाँ पर PE/F इज इक्वल टू PE होता है, क्योंकि कोई इवेंट हो उससे किसी दूसरे को असर ना पड़ रहा हो, तो सीधी सी बात है PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P इंटू PF ही होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के केस में आपके सामने ये कहा गया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, ये कहा गया आपसे। और यदि मैं इसको अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रखता हूं, तो PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB होता है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, PA इंटू PB ये पुटअप करिए आप, डिवाइडेड बाय PB करिए आप, PB से PB कैंसिल हो गया तो आपको PA मिला। ठीक है, पीए मिला। ये सीधी सी बात है, जब इवेंट ही इंडिपेंडेंट है तो भाई बी ऑकर हो जाए, ए ऑकर होगा या नहीं होगा उससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला। इंडिपेंडेंट है तो तुमको जो करना है करो, वो जो करेगा वो करेगा, सीधी सी बात है। ओके, ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट इस तरीके से समझाया गया। अब इवेंट्स, लेट अस सपोज E1 E2 E3 एन आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, यानी यदि हैं तो इफ यू आर राइटिंग P E1 E2 E3, यानी आप ऐसा लिखते हो P E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, यदि आप ऐसा लिखते हो, सो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स, ऐसा होगा। ठीक है, वो एक छोटे से फॉर्मूले से आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग, सो ऑब्वियसली इट विल बी फॉलोड फॉर द अदर इवेंट्स आल्सो, अदर एप्लीकेशंस आल्सो, यही होने वाला है। ठीक है, तो भाई ये बात भी क्लियर हुई। तो pairwise independent events are not needed to be independent among themselves। क्या कहना चाह रहा है ये, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में क्या कहना चाह रहा है ये कुछ इस तरीके से, if the two events are independent then A and B is equal to PA into PB, if they are dependent then it is equal to PA into PB by A। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यदि वो डिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी बाई ए होगा, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉलो हो। और यदि इंडिपेंडेंट होंगे तो इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्योंकि यदि डिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियसली मुझे कंडीशन निकालना पड़ेगी कि यदि एक हो गया तो दूसरे के होने के चांसेस क्या हैं, क्योंकि डिपेंडेंट है ना आपस में। सो इवेंट ए इज हैपनिंग देन ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट टू द इवेंट बी पार्ट, होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट केस, चेन रूल। ये क्या होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप चेन रूल लगा सकते हो। एंड हाउ यू कैन अप्लाई द चेन रूल, देखिए क्या, जैसे लिखा है ना, पी ए वन इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, ऐसा लिखा। ओके, दैट मीन्स आप बेसिक फॉर्मूले को ही पकड़ के चलिए। राइट नाउ आपको दिया गया है मल्टीपल इवेंट्स, यू आर अवेलेबल विद द मल्टीपल इवेंट्स, योर बेसिक इज ए एंड बी, इसका आपने जो है वो पढ़ रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये आपने पढ़ रखा है। ओके, तो इफ यू आर हैविंग पी A1 intersection A2 intersection A3 intersection A4 and these are dependent events, तो क्या होगा, अच्छा इंडिपेंडेंट होते तो इंडिविजुअल का मल्टीप्लिकेशन हो जाता प्रोबेबिलिटी का, पी ए पी बी P A1 P A2 P A3 P A4 हो जाता है, लेकिन राइट नाउ दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर।
तो एक काम करिए आप, व्हाट कैन बी डन, लेट्स कंसिडर दिस थिंग एज x. So you can write PA1 intersection x. This will be given as P P B by A. यानी x x by A1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा था यहाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए. सो पी एक्स बाय ए वन इंटू पी ए वन, ये आएगा पी ए वन. उसके बाद क्या करना है, ये आपको आंसर मिल गया. देन अगेन यू कैन एक्सप्लोर दिस एक्स एंड पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इट. ये आप कर सकते हैं. तो यहाँ मेरे पास इसी तरीके से उसने कंसिडर करा. फर्स्ट इट टुक ऑल ऑफ इट कंप्लीटली, पूरे को उसने कंसिडर कर लिया. एंड इट रोट पी ए वन इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू पी पी. अच्छा, अब यहाँ ये देखिएगा इसे कंसिडर कैसे कर रहा है, शायद मुझे लग रहा है ये रिवर्ट कंसिडर कर रहा है, इसको एक मान रहा है और इसको अलग मान रहा है, ऐसा कर रहा है. ठीक, सो लेट मी रीड्रॉ दिस पार्ट, वापस से बनाता हूँ. इतने को वो एक्स मान रहा है, इतने को ए फोर मान रहा है, ऐसा करिए तो हेल्पफुल होगा, इजी वे में हो जाएगा. सो ए एक्स, इसको आप ले लीजिए एक्स इंटरसेक्शन ए फोर, यानी अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, this will be equal to probability of b by a into pa. ठीक है, तो भाई b by a यानी कि b क्या हो गया a4 फोर बाय ए, यानी ये पूरा के पूरा x मल्टीप्लाई बाय ये pa, मतलब a बोले तो x था ना, तो px, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आया. इतना आपने लिखा. तो दिस इज व्हाट, ये इतना लिख के छोड़ दिया आपने. नेक्स्ट पी ए थ्री इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए वन, ये लिखा है. अब यहां पर भी यही करो आप, इतने को कुछ कंसिडर कर लो और इंटरसेक्शन ए वन लिखे रहने दो. ओके, तो ये वाला जो पहला टर्म था इट विल बी रिटर्न एज इट इज. सेकेंड जो होगा वो होगा ए थ्री बाय ए टू इंटरसेक्शन ए वन डॉट पी ए टू इंटरसेक्शन ए वन, एंड देन एट द लास्ट ए टू इंटरसेक्शन ए वन को फिर एक्सप्लोर कर दो, फिर ये लिख दो आप उसको. सो ओनली द थिंग विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड, हम उसको ऐसा लिख रहे थे, नहीं ऐसा नहीं, बेटर ये है कि यदि आपके पास ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री ऐसा लिखा है, तो यू कंसिडर दिस एज एक्स, पूरे को एक्स मान लो, इंटरसेक्शन ए थ्री, ये करो. तो इट कैन बी रिटर्न एज पी एक्स इंटरसेक्शन ए थ्री, which can be written as p a3 by x dot px. x की वैल्यू वापस पुट करिए या फिर उसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए. दैट्स व्हाट वी कैन डू. ऑलराइट, हो सकता है, ठीक है, फाइन, ये करना है. तो ये चेन रूल है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ चेन रूल. तो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यही होता है, चेन रूल है. इंडिपेंडेंट के लिए तो मेरे को टेंशन ही नहीं था, इंडिपेंडेंट में तो सबका प्रोडक्ट होता है, सबका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो देयर आई डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस. डिपेंडेंट के लिए मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. रैंडम वेरिएबल भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ प्लीज बी अटेंटिव, आप रहें तो मैं मान के चल रहा हूँ, एंड लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन. ओके, रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे. देखिए क्या है, यू आर राइट नाउ स्टडिंग प्रोबेबिलिटी, जो कि अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है. अनसर्टेनिटी किस चीज की अनसर्टेनिटी, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. तो क्वेश्चन ये उठ रहा है सर, ये प्रोबेबिलिटी को आप डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में क्यों पढ़ा रहे हो सर, वाई, क्यों पढ़ाए जा रहे हैं. तो देखिए क्या है, अपन ने स्टैटिस्टिक्स से कुछ बात तो सीख ली और जो काम की थी. इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू आर हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा.
यू आर हैविंग द डेटा पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है। यू आर रैंडमली पिकिंग अप अ सैंपल, रैंडमली एक सैंपल कलेक्ट कर रहे थे रैंडमली, आप कोई किसी को भी उठा लिया आपने, तो ये रैंडम था ना। और जहां कहीं रैंडम आया वहां प्रोबेबिलिटी अपना गेम कर देगा, क्योंकि अब मुझे रैंडम में पिकिंग करने में मेरे को बोलना पड़ेगा ना यार कि किसी भी डेटा पॉइंट के सिलेक्ट करने की चांस क्या है, रैंडम में भी तो चांस बताने पड़ते हैं ना। ठीक है, अब भाई जैसे यू आर हैविंग अ बैग where three balls are there, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो मैं कोई एक बॉल पिक कर रहा हूं रैंडमली, आई एम पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम द बैग रैंडमली। तो रेड के निकलने के चांस क्या है, आप बोलोगे सर 1/3, ग्रीन के क्या है 1/3। तो भाई प्रोबेबिलिटी तो आई ना, कोई भी रैंडम इवेंट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी तो आना ही है। अब आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या करना चाह रहे हो इसका, तो आप बोलोगे सर डेटा साइंस में भी तो डेटा है, डेटा को ही तो पिकअप करेंगे, डेटा पॉइंट्स को ही तो सैंपल करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी तो लगेगी ना सर। ये तो बात है। और मेरे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, आई एम अवेलेबल विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन में इफ आई एम डूइंग एनी सैम्पलिंग, if I'm doing any sample, if I'm good looking forward to collect any of the data points, so randomly I can pick anything, कुछ भी आ सकता है वो। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे यदि कोई डेटा उठाना हो तो भाई रैंडमली आ सकता है। तो जो वैल्यू आएगी भाई मैं उसको किसी वेरिएबल से असाइन तो करूं, लेट मी असाइन दैट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इसी को अपन कहते हैं रैंडम वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, IMP, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल। सो क्या कहना चाह रहा है, द रियल वैल्यूज फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज अ रैंडम वेरिएबल। यानी कि you are having a distribution of data, you are having a sample space। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस ही था ना, सैंपल स्पेस क्या था, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स था, पॉइंट्स क्या मैं बोलूंगा ऑल द आउटकम्स का कलेक्शन था, दैट इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस। ओके, ठीक। अब इसके ऊपर मैं कोई फंक्शन अप्लाई करूँ, इफ इट इज डिफाइंड ओवर अ फंक्शन, तो मैं कहूंगा रैंडम वेरिएबल, देन इट इज सेड टू बी अ रैंडम वेरिएबल। क्या है इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपके पास सैंपल स्पेस है विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, and this sample space is defined over some distribution of data which can be represented in a form of a function और इक्वेशन होगी उसके ऊपर ही डिफाइंड होगा। ठीक है, तो मैं रैंडम वेरिएबल क्या करूंगा, जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो भाई उस डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे कोई उसमें से कोई एक वैल्यू मिल सकती है, आई कैन गेट। जैसे आपके पास एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5, ये सारे आउटकम्स हैं, ये सैंपल स्पेस है, सारे आउटकम्स हैं। नाउ इफ आई कैन डिफाइन एनी फंक्शन ओवर इट, ठीक है, फंक्शन बोले तो लेट अस सपोज y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस वन एक फंक्शन। ठीक है, तो भाई ये सारे आउटकम्स हैं और ये इस फंक्शन के बिहाफ में डिफाइंड है। ओके, यानी x की वैल्यू 0 होगी तो आउटकम 1 आएगा, x की वैल्यू 1 होगी तो आउटकम 2 आएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो आउटकम 3 आएगा, x की वैल्यू 3 होगी तो आउटकम 4 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यू जाएंगे। ओके, तो इस किसी पर्टिकुलर फंक्शंस पे डिफाइंड है। नाउ इफ आई पिक एनी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, इट विल अचीव अ वैल्यू 1। तो ये x इक्वल टू 0 है ना, ये x है ना, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, from this particular distribution I can pick any value of x and I can find the value of it, that means outcome of it, that is a random variable। उसको अपन उससे डिफाइन करते हैं। बातें अभी और भी हैं और फुल ऑन डिस्कशन करेंगे। ये देखिए,
Let us take an example. X denote a random variable that is defined as sum of two fair dice rolled together. तो आपको बोला गया कि दो डाइस हैं फेयर, फेयर बोले तो भैया वो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे, फेयर डाइस हैं जिन्हें सबकी आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम फॉर ईच एंड एवरी डिजिट इज सेम, तभी वो फेयर हैं। अनफेयर होते तो भाई ये बात नहीं होती। ठीक है, तो x denote a random variable that is defined as a sum of two fair dice rolled together, x equal to 2, यानी 1, 1, इसके आने की संभावना क्या है 1/36। तो ये तो बोला था मैंने कुछ देर पहले, क्या समझा रहा था, x इक्वल टू 2, x एक रैंडम वेरिएबल है और वो कह रहा है 2 आने की संभावना क्या है। तो भाई आपको प्रॉब्लम क्या दी है, सम ऑफ टू फेयर डाइस, तो 2 कब आएगा, when the 2 will come, when you are taking the sum of two fair dice, so 1 plus 1 करोगे तभी तो 2 आएगा। ओके, तो वन वन और वन का कॉम्बिनेशन टू डाइस के रोल करने पर कब आता है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने 36, तो 1 1 तो एक ही बार आएगा, तो 1/36 दैट इज द प्रोबेबिलिटी। 5 के आने की क्या है, तो 2 3, 3 2, 4 1, 1 4, चार संभावना है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको सम 5 आ जाए दो डाइस को रोल करने पे। तो क्या आएगी 4/36 यानी 1/9। तो एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है और ये इट इज डिफाइंड, मैं क्या कर रहा था कुछ देर पहले कि किसी फंक्शन के ऊपर वो डिफाइंड है, ये एक फंक्शन बन जाएगा, इसके नाम का एक फंक्शन बन जाएगा, सम ऑफ टू फेयर डाइस, सो दिस विल मेक अ फंक्शन। और आपको टोटल सैंपल स्पेस में आउटकम कितने, टोटल 36 आउटकम्स हैं आपके पास। तो लोगों को अगर रैंडम वेरिएबल ही समझ में नहीं आता रैंडम वेरिएबल है क्या, आप बोलोगे देखो रुको समझाता हूं, अभी वेट करो, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि भाई मेरे पास है सैंपल स्पेस, यानी ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो बोलेगा भैया प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो आप बोलो प्रॉब्लम आप दो मेरे को, गिव मी अ प्रॉब्लम। सो उन्हें कहा कि दो डाइस को रोल करना मेरी प्रॉब्लम है और उसमें जो आउटकम आएंगे वट एवर, तो भाई मेरे को रिजल्ट 4 चाहिए। ने कहा ठीक है, रोलिंग ऑफ अ टू डाइस ना, वो ये बोल रहे हो आप, ओके, रोलिंग ऑफ अ टू डाइस में मेरा सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर 2 1 2 2 इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास, तो कुल मिला के 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आपने मुझसे क्या कहा कि सम 2 आनी चाहिए, दोनों डाइस पर जो भी आउटकम आया दोनों का सम 2 आना चाहिए मिला के। तो यही एक ऐसा है जो 2 देगा। तो आपका फंक्शन क्या बना, सम ऑफ टू डाइस, मतलब आउटपुट ऑफ द टू डाइस, इट शुड बी इक्वल टू 4, ये बना आपका, यानी फंक्शन था x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आपका कुछ फंक्शन बना। ठीक है, यानी दीज आर द टू x एंड y, दीज आर द टू आउटकम्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द डाइस। ठीक है, ये बना आपका फंक्शन। तो मुझे इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ही क्या लिखूंगा, एक रैंडम वेरिएबल x होगा जिसमें आप मेंशन करोगे आउटकम 1 1 है, तो मेरे पूरे 36 सैंपल स्पेस में से एक ही चांस है कि 1 1 आए और सम 2 हो जाए, तो ये हो गया मेरा 1/36। तो आप बोलोगे भाई ये जो x है ना दैट इज, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करोगे, आई एम अवेलेबल विद द सैंपल स्पेस that is defined over a function, and function can be anything depend upon your problem statements. So a random variable will give me the outcome on that particular function। ठीक, तो ये जो फंक्शन था कि 4 होना चाहिए और मेरे सैंपल स्पेस पर वो डिफाइंड है, तो मेरे को आउटकम मिल रहा है 1/36। ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। ये तो अभी चलते रहेगा, रैंडम वेरिएबल खत्म नहीं होता, लंबा है थोड़ा। एक और एग्जांपल, लेट अस सपोज वी टॉस अ कॉइन विद अ प्रोबेबिलिटी p कमिंग अप हेड,
तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी p, तो टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p। और आपने इस कॉइन को ना n टाइम्स फ्लिप करा आपने n टाइम्स। आफ्टर n फ्लिप्स टेल रिजल्ट इन टेल, n फ्लिप्स के बाद टेल आया। तो भाई डिफाइंड रैंडम वेरिएबल n, तो n को डिफाइन करो आप, रैंडम वेरिएबल n को डिफाइन करो आप। तो भाई बात ये है, इसको ऐसा समझें, आपने यदि कॉइन को फ्लिप नहीं करा तो कुछ भी नहीं आया। आपने कॉइन को 1 टाइम फ्लिप करा तो हेड आया, 2 टाइम फ्लिप करा हेड आया, 3rd टाइम फ्लिप करा हेड आया। ऐसे n टाइम्स फ्लिप कर रहे हो आप, या फ्लिपिंग द कॉइन n टाइम्स। ठीक है, तो कह रहा है कि आप n टाइम्स फ्लिप कर रहे हो तो उस पर टेल आ गया। when n equal to small n, आखिरी पे टेल आ गया, ये आप कह रहे हो। ठीक है, आफ्टर n फ्लिप्स यू आर गेटिंग टेल। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो आप कहोगे भाई जब फ्लिप नहीं करा था, जब फ्लिप करे नहीं था तो आंसर 0। एक बार फ्लिप करा हेड आया p, क्योंकि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी p है ना। दो बार फ्लिप करा, ठीक है, 2 बार फ्लिप करा। अब देखो क्या कहना चाह रहे हो, हेड आफ्टर 1 टेल, यानी कि यदि हेड ही आ रहा है, ठीक है, यदि हेड ही आ रहा है मतलब पहली बार फ्लिप करा तब भी हेड आया, दूसरी बार फ्लिप करा तो भी हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी हो गई p²। और यदि आपने एक बार फ्लिप करा तो हेड आया, दूसरी बार फ्लिप करा तो टेल आया, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p। 3 टाइम्स आपने फ्लिप करा कॉइन को, तो एक बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार टेल आया, तो 1 - p। ये वैल्यू है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल व्हेन n equal to 3, that means 3 टाइम फ्लिप। सर अपन ने यहाँ पर ये 1 - p क्यों लेंगे, क्योंकि yes, p जो is the probability we are saying n - 1 है, हाँ yes, नहीं तो जो n - 1 है, 1 अपन 1 - p कर रहे हैं, हाँ 1 - p कर तो रहे हैं yes, तो क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी p है 1 तो टेल माइनस की 1 - p होगी। प्रोबेबिलिटी में तो 1 माइनस ही किया जाता है, ओके। प्रोबेबिलिटी 1 - ही किया जाता है। ओके, ये तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फाइन। तो भाई बात ये है, अगेन मैं फिर समझा दूँ आपको प्रॉब्लम में दिया था कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी p है, आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हो n टाइम्स। मान लो आपने, अच्छा, ये आपका रैंडम वेरिएबल है n इक्वल टू 0, यानी आपने कॉइन को फ्लिप नहीं करा, जब कुछ फ्लिप करे नहीं तो आएगा भी कुछ नहीं, 0। सो द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल will be 0, will be 0, मतलब the probability of a random variable will be 0 if its value is, ठीक है, इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी भी 0 है। यदि आपने रैंडम वेरिएबल को एक बार फ्लिप करा, मतलब रैंडम वेरिएबल कॉइन को एक बार फ्लिप करा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल व्हेन n इक्वल टू 1 and if the outcome is head then its value is p। when you tossed the coin again, 2 टाइम्स आपने टॉस करा कॉइन को, when the value of a random variable is 2, and if the first time it appears head and the second time it appears tail, so then you are going to write it like this, p into 1 minus p, that's what you are going to write। यदि दोनों टाइम हेड आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो p² हो जाएगा, तो p² हो जाएगा। और दोनों टाइम टेल आ जाते हैं तो 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा। अपन को ज्यादा कुछ सोचना थोड़ी, तो वो बोलेगा क्वेश्चन में आपसे
आई हैव टॉस्ड कॉइन 5 टाइम्स, वो बोलेगा आपसे कि 5 बार कॉइन, 5 बार कॉइन को टॉस करा और 4 बार हेड आया, आखिरी बार टेल आया, तो बताओ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे रुक अभी बताते हैं। ठीक है, ऐसा कि द वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विल बी, आपने कहा ना कि n इक्वल टू 5 कराया आपने 4 टाइम्स, और उसमें 4 टाइम्स हेड आया और 1 टाइम टेल आया है, तो 4 टाइम्स हेड के आने की प्रोबेबिलिटी पी 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 पी, 4 टाइम्स हेड की, आखिरी पर टेल आ गया था 1 - p, दैट इज योर आंसर, p टू द पावर 4 इंटू 1 - p, दिस इज योर आंसर, ये होगा। ठीक है, दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। ये बताइए, अब मुझे बताइए रैंडम वेरिएबल में आपको कोई डाउट है क्या? इतना आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये अप्लाई होगा। टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट ऑन रैंडम वेरिएबल? आपको समझ में आ रहा है क्या है मुझे दिया, गिवन क्या है, सैंपल स्पेस है, कोई एक फंक्शन होगा, कोई एक कंडीशन जरूर होगी जिस जिस पर मेरा वो पूरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड होगा, और वहां से मुझे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालना। So you will be available with the data, you will be available with the function defined over that particular data, and I need to pick up the value of a random variable from there. ये काम कर रहे हो आप, ठीक है? तो भाई ये बात है। चलो और आगे पढ़ते हैं। तो रैंडम वेरिएबल जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इसको कि डेटा भी तो दो टाइप का होता है, ठीक है? डेटा भी दो टाइप का होगा। वन इज योर कंटिन्यूस, वन इज डिस्क्रीट। तो रैंडम वेरिएबल भी टू टाइप्स होगा, एक होगा डिस्क्रीट और एक होगा कंटिन्यूस। इस तरीके से होगा, ओके? न्यूमेरिकल वैल्यू पे तो निकल रहा है ना, प्रोबेबिलिटी वाली बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं, ये दोनों न्यूमेरिकल ही, तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ओके, डिस्क्रीट आप जानते हैं, डिस्क्रीट आउटकम 0 1, कंटिन्यूस आपको पता ही है, जो कि फ्रैक्शंस में होगा तो कंटिन्यूस होगा। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ओके? और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पर ही मैटर कर रहे हैं ना, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग ही हमने बोला ना कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। वो कैसे देखो, इन केस ऑफ discrete random variable, random variable defined on finite और काउंटेबल डेटा। तो डिस्क्रीट तो काउंटेबल ही होता है, फाइनाइट ही तो होता है, जिनको गिन सकते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर डिफाइंड हुआ वो रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूस क्या होता है? जो कि अनडिफाइंड है, दैट मीन्स विच कैन बी काउंटेबल, जिसको इंटरवल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वैसा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, जो रेंज ऑफ वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, ओके? फिर उन्होंने बात कही क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये क्या होता है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड ऑन एनी रियल नंबर b where b lies from माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सच दैट this कुछ ऐसा बोल रहा है वो, कि भाई अब ये जो है ना, अब ये चीजें, ठीक है छोड़ो, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, अगेन उसने आपके सामने ये रखा, कंडीशन रखा, क्या? कि एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि डिफाइंड है फॉर एनी रियल नंबर b, डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर, किसी रियल नंबर b के ऊपर डिफाइंड है, डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर b, और जो b है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट p x लेस देन इक्वल टू b, b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b, ऐसा करके बोल रहा है। तो cumulative distribution function f is defined as fb denotes probability of that random variable that takes a value that is less than equal to b. It is also represented as fb or the sum of the probabilities where x is less than equal to b.
तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपका उस पर ध्यान गया हो नहीं, इसने कहा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव क्या होता है? ये क्यूमुलेटिव, देखिए, इफ आई से that I am having a data 1, 2, 3, 4, 5, मैं यदि आपसे कहूं कि इसका सम निकालो, ठीक है, सम कौन सा? क्यूमुलेटिव सम निकालो, क्यूमुलेटिव। सो यू विल बी डूइंग 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 4, 15, इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। दैट विल बी द क्यूमुलेटिव सम ऑफ इट, ओके। इस तरीके से निकाला जाएगा। दैट मीन्स एड द टर्म्स वन बाय वन, ऐड, ये क्यूमुलेटिव सम होगा। तो इसका क्यूमुलेटिव सम होगा 15। उसी तरीके से वो कह रहा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, ओके, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर x लेस देन इक्वल टू b। तो b और b से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज टिल pb, ओके, उसको कहता है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF। तो क्यूमुलेटिव में यही होता है, ओके, वी हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके। क्या हुआ? ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्यूमुलेटिव सम। यही उसने स्टेटमेंट बोली थी, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज वेयर x इज लेस देन इक्वल टू b, यानी b से छोटी जितनी भी वैल्यू हैं उनके सबकी प्रोबेबिलिटी का सम लो, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव। तो इससे ही मिलकर बनेगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, ओके। तो यहाँ पर भी मैंने क्यूमुलेटिव सम ही लिया था। क्यूमुलेटिव सम का मतलब भी यही होता है कि आप इन सबको ऐड करोगे, ऑल, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सो द रिजल्ट विल बी 15, इट्स अ क्यूमुलेटिव सम, ओके। और वहां पर वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल रहा है, तो वो क्यूमुलेटिव जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कि बी जो आपने वैल्यू लिया है रैंडम वेरिएबल का एक्स इक्वल टू बी, और आप इस पर कोई वैल्यू निकालना चाह रहे हो, कोई वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज लेस देन इक्वल टू बी। तो जितनी भी जितनी भी वैल्यूज हैं बी से पहले वाला, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उनको ऐड करो टिल बी, प्रोबेबिलिटी टिल बी, दैट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDE। और उसमें भी उसने कुछ कहा है आपसे आगे, ठीक है, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये फंक्शन, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यदि ये माइनस इन्फिनिटी है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, यदि ये प्लस इन्फिनिटी है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। क्यों 0 और 1 क्यों लिख रहा है? क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। सो इसने लिखा इफ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, so value of the function will be 0, and if x tends to plus infinity, the value of function will be 1, because the probability always lie between 0 and 1, और आप probability ही निकाल रहे हो यहाँ, you are calculating the probability only, ठीक है। तो यदि आपकी x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, यानी आप बिल्कुल आखिरी एक्सट्रीम वैल्यू निकाल रहे हो, एक्सट्रीम वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो वो 0 होगा। और यदि आप x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी यानी टॉप वाली वैल्यू निकाल रहे हो, तो उस पर प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। और बाकी बीच में जो है वो वट एवर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटरमीडिएट में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। यदि a लेस देन b होगा तो f ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ b, जो फॉर एनी रियल नंबर a एंड b, ऐसे ही होगा वो, ठीक है, फाइन। सो दैट्स व्हाट वी कैन डू हियर, ओके।
तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है सीडीएफ की, कम्युटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो सबसे पहले तो चैलेंजिंग पोर्शन रैंडम वेरिएबल को समझना, दैट इज द चैलेंजिंग पोर्शन। आपको ये समझना जरूरी है कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। सो वंस यू अंडरस्टूड अ रैंडम वेरिएबल, ओके, एंड व्हाट वी केम टू नो फ्रॉम फ्रॉम रैंडम वेरिएबल इज कि आपके पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, यू आर हैविंग अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक फंक्शन है जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाइड है, ठीक है, एप्लीकेबल है, डिफाइंड है, एंड देन यू आर चूजिंग अ रैंडम वेरिएबल एक्स। और आप कोई भी एक जो है प्रॉब्लम डिफाइन करिए, यू कैन राइट अ प्रॉब्लम जो कि इसी के स्पेसिफिक होगी, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इसी के स्पेसिफिक होगी। यानी आपने वो टू डाइस को रोल करने वाला प्रॉब्लम लिया था ना, तो आपके पास 36 कॉम्बिनेशन आए थे। तो आपने प्रॉब्लम क्या डिफाइन करी थी कि सम ऑफ टू डाइस जो कि रोल करे हैं उनका डिजिट्स का सम टू आना चाहिए। तो आपने वहीं से पिकअप कर लिया। तो एक्स का आपने लिखा एक्स इक्वल टू टू, तो वो कब आ रहा था, 1/36, ये प्रोबेबिलिटी थी। तो अल्टीमेटली रैंडम वेरिएबल में भी आपको प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, यू आर डीलिंग विद अ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी आपसे उसने बोला दो टाइप की होती है, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूस। टू काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी यू आर अवेलेबल विद। सो देखिए क्या है, a random variable in probability theory is a variable that takes on different values based on the outcome of a random variable or experiment. Different values, क्योंकि उसका नाम random है ना, random variable, तो वो different, ठीक है, it can take a different values, वो समय समय पर अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। आपका जो सैंपल स्पेस है वो तो वही है जो कि आएगा दो डाइस को रोल करने पर। योर सैंपल स्पेस इज हैविंग 36 आउटकम्स। आपने अभी क्वेश्चन दिया कि टू डाइस को रोल करो तो सम टू होना चाहिए, कल को आप क्वेश्चन दे रहे हो टू डाइस को रोल करो तो सम फाइव होना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पहले टू थी, अब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइव हो गई। कल को आप क्वेश्चन दोगे कि जो है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी लाइक 10, 10 होना चाहिए। तो यू विल बी टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 5, 6 4, 4 6, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3 7। लेकिन डाइस पे 7 तो होता नहीं, तो वो कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक है, 5 5, 6 4, 4 6, ये कॉम्बिनेशन। तो रैंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, वही कहा उन्होंने। तो इट रिप्रेजेंट्स एन अनसर्टेन क्वांटिटी और आउटकम टिपिकली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एक्स। तो कैपिटल लेटर एक्स से रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। डिस्क्रीट क्या होगा, जो डिस्क्रीट वैल्यूज देगा, कंटिन्यूस क्या होगा, जो कंटिन्यूस वैल्यू देगा, ठीक है, इस तरीके से होगा दोनों ही केस में। इन बोथ द केसेस random variable is associated with the probability distribution, ठीक है, in both the cases random variable is associated with the probability distribution only। The probability distribution can be represented using probability mass function for discrete and probability density function for continuous। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो भी सीखा अभी आपने, अभी तक बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, यानी आप आउटकम की बात कर रहे हैं। आउटकम जो है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। रिजल्ट कैन बी एनीथिंग, रिजल्ट कैन आइदर बी डिस्क्रीट, रिजल्ट कैन आइदर बी कंटिन्यूस, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। अब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यू भी अचीव कर सकता है, कंटिन्यूस वैल्यू भी अचीव कर सकता है, सब्जेक्ट टू उसको डिफाइन कहाँ किया गया। यदि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन किया गया है तो डिस्क्रीट वैल्यू अचीव कर लेगा, और कंटिन्यूस डेटा के ऊपर डिफाइन किया गया है तो कंटिन्यूस वैल्यू अचीव करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अभी तक ये समझ पाए हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है आपके पास होता है डेटा, यू आर हैविंग अ डेटा, यू आर हैविंग अ फंक्शन जो कि इस डेटा पर डिफाइंड है। तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है विच कैन टेक
any value from this data, and it will give you probability of occurrence of that particular value. भाई बहुत important बात. And I have defined random variable like this only. No one can explain you random variable in this simple way. No one can explain in this simple way. Okay. The point is, when the distribution of data is discrete in nature, like वो हेड एंड टेल कर रहा था ना, जैसे मान के चलो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी, तो टेल की 1 - पी. ठीक है, या इससे बेटर ये है 0 1 करो, वो सही रहेगा. जस्ट डू 0 and 1, टेक 0 and 1, वो डिस्क्रीट सही रहेगा. हाँ, ऐसा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको, 0 1 0 1, ठीक है, 1 1 1, ऐसा दिया आपको. सो दिस इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. 0 1 है ना, काउंटेबल है. देयर माइट बी अ फंक्शन एप्लीकेबल ऑन दिस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. तो एक फंक्शन होगा जो कि इस पर डिफाइंड होगा. ओके, उसको मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, तो उस पर डिफाइंड होने वाले फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं. एंड जो रैंडम रैंडम वेरिएबल होगा यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल होगा यहाँ पे, उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो ये जो केस है ना, ये डिस्क्रीट का. ना, यदि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, यानी ऐसा 0.5, 1.7, 3.8, 4.5, यदि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ओके, दैट मीन्स कंटिन्यूस इन नेचर. ओके, तो इसके ऊपर डिफाइंड होने वाला फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, पीडीएफ. ध्यान रखना. सो द फंक्शन विच इज डिफाइंड ओवर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन is said to be probability density function. क्या समझ में आया? क्या अंतर नजर आया? भाई ये बड़े टेक्निकल और इनकोर और बहुत ऐसे पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत प्राइमरी लेवल पे लेके जा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ. यही नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आता, प्रोबेबिलिटी बहुत कठिन हो जाती है. तो यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, तो उस पर डिफाइंड होने वाले फंक्शन का नाम होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उसमें यूज होने वाले रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, यानी इस तरीके से फ्रैक्शन में है, नॉन नॉन काउंटेबल है, यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं, उस पर हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, इट्स पीडीएफ. फाइन, पीडीएफ. और उस पर डिफाइन होने वाले रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ठीक, तो ये कंटिन्यूस का पार्ट है. अलग अलग है, अलग अलग पढ़ाए जाते हैं. ठीक है, दोनों की बात अलग होगी. ठीक, तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है, पीएमएफ. ठीक है, बात समझ आई? अब वो ऊपर बताया था ना मैंने, अच्छा कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चलो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे. हाँ, द बर्नौली रैंडम वेरिएबल. बर्नौली क्या है? व्हाट इज बर्नौली? बर्नौली किसका केस है, कंटिन्यूस का कि डिस्क्रीट का? बर्नौली जो है वो किसका केस है, कंटिन्यूस का कि डिस्क्रीट का? डिस्क्रीट. ऑब्वियसली डिस्क्रीट का.
क्योंकि बर्नौली में आउटकम आता है 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, फेलियर या सक्सेस। तो ये तो डिस्क्रीट का, कंटिन्यूस का थोड़ी। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सीधी सी बात। और इसमें वन ट्रायल की बात होती है बर्नौली में, एक ही ट्रायल करा आपने, एक बार कॉइन को उछाला, हेड आया टेल आया, तो बर्नौली में वन ट्रायल की बात होती है। ठीक, सपोज दैट अ ट्रायल और एक्सपेरिमेंट whose outcome can be classified as either success or failure is performed. X is a random variable. X is a random variable, that is a discrete random variable. If the outcome of the success, यदि आउटकम सक्सेस है, यानी आपने कहा कि आउटकम सक्सेस है, सो x इक्वल टू, वो कह रहा है 1, इफ योर आउटकम इज सक्सेस, and x equal to 0 when outcome is failure। ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज लाइक दिस। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऐसे डिफाइंड होगा, यानी आपको कहना पड़ेगा कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। क्योंकि देखो जरा ध्यान से, क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी देना पड़ेगी आपको। अरे भैया, तुम पढ़ी चैप्टर प्रोबेबिलिटी रहे हो, पढ़ी प्रोबेबिलिटी रहे हो। तो हुआ क्या बर्नौली में, बर्नौली में हुआ ये, आपको सैंपल स्पेस दिया 0 एंड 1, और फंक्शन क्या था इस पर डिफाइंड, वो था कि यदि 1 आएगा तो सक्सेस, 0 आएगा तो फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। तो आपने कहा रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 आया सक्सेस, प्रोबेबिलिटी p, x इक्वल टू 0 फेलियर, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस। ऐसे समझना है, ऐसे काम करना, ठीक है। तो बातें बहुत सारी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी स्टडी चल रही है। पढ़ेंगे आगे कल और देखते हैं कि क्या और है इसमें।